हेलो दोस्तों, आप सभी प्रिय दोस्तों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। और इन छोटे छोटे क्लासों को आप लोग थोड़ा सा प्यार दीजिए। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है और जो भी कहा जाए कि एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उसी से रिलेटेड ये छोटे छोटे वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो आप इनको देखिए और एग्जाम में क्वेश्चन को बढ़िया से कीजिए। तो आइए चलिए आज देखते हैं न्यूट्रिएंट्स पार्ट्स का एक कार्बोहाइड्रेट हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट है। क्या है आज का टॉपिक? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ये आज का क्लास है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं दो बातों को, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है और इसका स्रोत क्या होता है, ये कहाँ से प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका कार्य क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ये क्या होता है? शरीर को, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, स्रोत इसका क्या क्या होगा? तो इसका स्रोत होता है गेहूं से ये प्राप्त होगा। ठीक है, चावल से प्राप्त होगा। ठीक है, चावल। उसके बाद से ये किससे प्राप्त होगा? गेहूं, चावल। उसके बाद से बाजरा। उसके बाद से मक्का से। ठीक है, शकरकंद से भी ये मिलता है। शकरकंद, ठीक है, शकरकंद। और शलजम से भी मिलता है। तो इन सभी से क्या होती है? ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से ज्यादा मिलता है? गेहूं से, चावल से, बाजरा से, मक्का से, शकरकंद से, शलजम से। ये स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के। चावल, गेहूं, बाजरा, गेहूं, चावल, बाजरा, शकरकंद, शलजम, ये सभी के सभी क्या हैं? स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के। और ये कार्य क्या करता है कार्बोहाइड्रेट? तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। ये क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक है। ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कार्बनिक यौगिक है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये दीर्घ मात्रिक होता है। क्या होता है? दीर्घ मात्रिक क्या होता है? पोषक पदार्थ होता है। ठीक है, पोषक पदार्थ होता है। आई होप आपको ये समझ में आए। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र जो होता है इसका, ये क्या होता है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो रासायनिक सूत्र इसका होता है CH, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, CH2O की पावर यहाँ यह। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ 2n हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो कार्बोहाइड्रेट का ये बेसिक सूत्र है। ठीक है, कार्बन वाला। ठीक है, इसका मूल इकाई क्या होता है? ठीक है, मूल इकाई। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मूल इकाई क्या होता है? मूल इकाई कार्बोहाइड्रेट का मूल इकाई जो होता है ये शर्करा होता है। क्या होता है? शर्करा होता है। ठीक है, क्या होता है? शर्करा होता है। कार्बोहाइड्रेट का मूल इकाई क्या होता है? शर्करा होता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, शकरकंद और शलजम। ये क्या है? इसके कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। इसका सूत्र क्या होता है? तो CH2
टू O की पावर n। आई होप आपको समझ में। इसका मूल इकाई क्या होता है? मूल इकाई इसका शर्करा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब ये बात समझिएगा आप यहाँ पे कि 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना किलो ऊर्जा उत्पन्न करेगा? तो ये 4.2 ठीक किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करेगा, या कहीं कहीं इस तरह से भी दिया रहता है 1.48 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए अब यहाँ पे एक बात को समझना है कि एक ग्लूकोज, ठीक है, एक ग्लूकोज के अणु को पूर्ण विखंडन से, एक ग्लूकोज के अणु से के पूर्ण विखंडन से कितना एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है? ठीक है, तो ग्लूकोज के एक मतलब ध्यान दीजिएगा, एक ग्लूकोज के अणु के पूर्ण विखंडन से, ठीक है, पूर्ण विखंडन से कितना ऊर्जा प्राप्त होगा? तो 38 एटीपी, ठीक है, एटीपी, ठीक है, 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होगा। अब इस एटीपी का फुल फॉर्म समझ लीजिए, एग्जाम में पूछ लेता है। तो एडोसिन ट्राई ट्राइफॉस्फेट एटीपी का क्या है? फुल फॉर्म है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और कार्बोहाइड्रेट के प्रकार को पढ़ते हैं। ठीक है, किसके प्रकार? तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड को। किसको पढ़ेंगे? सेकेराइड्स, ठीक है, मोनोसैकेराइड को। दूसरा जो होता है इसका, तो ये क्या होता है? डाइसैकेराइड। क्या होता है? डाइसैकेराइड, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए कि ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो जो मोनोसैकेराइड होता है, यह मतलब जिन कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में एक शर्करा भाग लेती है, एक शर्करा इकाई होती है, ठीक है। क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, एक शर्करा क्या होती है? शर्करा की एक इकाई भाग ले, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? मोनोसैकेराइड। जिन कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में, ठीक है, जिन कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में शर्करा की एक इकाई भाग ले, वो मोनोसैकेराइड होगी। तो मैं इसको यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, ठीक है, शर्करा की, ठीक है, किसकी? शर्करा की एक इकाई भाग ले, उसे हम लोग मोनोसैकेराइड कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब ये जो होता है, दूसरी बात समझिए कि मोनोसैकेराइड ये सरलतम होता है। क्या होता है? मोनोसैकेराइड क्या होता है? ये सबसे सरल अवस्था होती है। ये क्या होती है? सबसे सरल अवस्था होती है, सबसे सरल अवस्था है, ठीक है, सबसे सरल अवस्था होती है, ठीक है, सबसे सरल अवस्था मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट में सबसे सरल अवस्था किसकी है? तो मोनोसैकेराइड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। तो इसके एग्जाम्पल को समझने से पहले एक ट्रिक है, उसको समझ लीजिए कि ये ट्रिक क्या है। थोड़ा ट्रिक को भी समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। GFM, ठीक है, ये ट्रिक है। तो G से देखिए क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ठीक है, देखिए ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, IF से क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज, ठीक है, और यम से मैनोज, ठीक है, मैनोज, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है? पॉलीसैकेराइड हैं। आई होप आपको ये समझ। देखिए ये जो ग्लूकोज है ना, इसका सूत्र क्या होता है? इन चारों का एक ही सूत्र है, वो क्या है? C6, ठीक है, H12
O6। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। C6H12O6 इसका क्या है, बेसिक सूत्र है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहां पे हम लोग इसका सूत्र देखें तो ये C6H12O6 इसका सूत्र हो गया लैक्टोज का। फ्रक्टोज का सूत्र C6H12O6 इसका सूत्र हो गया, ठीक है। मैनोज का सूत्र क्या होगा, C6H12O6 इसका सूत्र हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं डाइसैकेराइड को समझते हैं। तो डाइसैकेराइड जो होता है ये क्या होता है, तो देखिए जिन कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में दो शर्करा की 2 इकाई भाग लेती है उसे डाइसैकेराइड कहते हैं। डाइसैकेराइड किसे कहते हैं, जिन कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में शर्करा की 2 इकाई भाग ले उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा को लिख लीजिए कि शर्करा की कितनी इकाई, शर्करा की 2 इकाई क्या करे, भाग ले उसे हम लोग डाइसैकेराइड कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। इस एग्जाम्पल को समझने से पहले एक ट्रिक समझ लीजिए, ठीक है। वो ट्रिक क्या है, तो देखिए MLC, ठीक है। जब एक ट्रिक है, ये ट्रिक को भी समझ लीजिए कि ML6 से अगर आपको मिलने जाना हो तो आप अकेले नहीं जाएंगे, 2 लोगों के साथ जाएंगे। तो 2 के लिए डाई, ठीक है। तो 2 लोग जब किसके पास जाएंगे, MLC साहब के पास मिलने, तो ट्रिक के माध्यम, ट्रिक समझ में आ गया ना कि डाइसैकेराइड मतलब 2 लोग, कभी अकेले आदमी तो मिलने नहीं जाएगा, कोई अगर काम है तो 2 लोग जरूर जाएंगे MLC साहब से मिलने। तो यहां से ये ट्रिक समझ में आ गया कि डाइसैकेराइड MLC। तो यम से क्या हो जाएगा, यम से आपका क्या हो जाएगा, माल्टोस। क्या हो जाएगा, माल्टोस, ठीक है, माल्टोज, ठीक है। यल से क्या हो जाएगा, लैक्टोज। क्या हो जाएगा, लैक्टोज, ठीक है। सी से क्या हो जाएगा, सुक्रोज, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं पॉलीसैकेराइड पे। पॉलीसैकेराइड को समझिएगा कि जिन कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में शर्करा 10 से अधिक शर्कराएं क्या करें, भाग लें, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, शर्करा की 10 से अधिक इकाई भाग ले, ठीक है, उसे हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं, ठीक है। ये जो बंद होता है ना, ठीक है, अभी देखिए इसके बंद से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बंद जो होता है, ग्लाइकोसिडिक बंद के द्वारा ये क्या होता है, पॉलीसैकेराइड बंधा हुआ होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा बंधा होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है। अभी ये हाल फिलहाल एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो ये समझ में आएगा, शर्करा का 10 से अधिक इकाई में क्या करता है, भाग ले, वो पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। इसका जो ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक छोटा सा ट्रिक है, GS इन GK, ठीक है। तो इसमें याद नहीं करना है, इसके एग्जाम्पल को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। और पहला क्या है, ग्लाइकोजन। क्या है, ग्लाइकोजन। दूसरा, पहला तो ये हो गया ग्लाइकोजन, और दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग के पास क्या है, स्टार्च, ठीक है। तीसरा क्या है, काइटिन, ठीक है। क्या है, काइटिन, ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। और इसके बाद से एक क्या आता है, सेल्यूलोज भी क्या है, पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। आई होप आपको समझ में। अब थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं, ये डाइसैकेराइड है तो माल्टोज का निर्माण किन किन मोनोसैकेराइड के मिलने से बनता है, लैक्टोज का निर्माण किन किन मोनोसैकेराइड के मिलने से बनता है, और सुक्रोज का निर्माण किन किन मोनोसैकेराइड के मिलने से होता है। तो देखिए मैं यहीं पे समझा देता हूं आपको, और अभी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ जाएगा। जैसे देखिए माल्टोज जो होता है,
माल्टोज में 2 ग्लूकोज के अणु मिल जाते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है, माल्टोज बन जाता है, समझिएगा, ग्लूकोज, ठीक है, ये थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे ग्लूकोज को हम लोग को समझना है, ठीक है, ग्लूकोज 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 प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को मिला दिया जाएगा, माल्टोज बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, ये लैक्टोज जो है क्या करेगा, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज और लैक्टोज को मिला दिया जाएगा तो क्या, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, लैक्टोज। तो इसको भी लिख लीजिए कि ग्लूकोज ठीक है, प्लस ग्लैक्टोज को मिलाने से लैक्टोज बन जाएगा। और सुक्रोज किसके मिलाने से बनेगा, तो देखिए सुक्रोज को किसके साथ मिलाएंगे तो बन जाएगा, तो देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाने से सुक्रोज बन जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिला देने से क्या बन जाएगा, सुक्रोज। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग यहीं पे कुछ बातों को समझ लेते हैं, जैसे ग्लूकोज के अन्य नाम क्या हैं, तो ग्लूकोज को हम लोग डेक्सट्रोज भी कहते हैं, ग्लूकोज को क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज भी कहते हैं, इसको अंगूर शर्करा भी कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, अंगूर शर्करा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंगूर शर्करा भी कहा जाता है, ठीक है, अंगूर शर्करा भी कहा जाता है, ग्लूकोज को अंगूर शर्करा भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो ग्लैक्टोज जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लैक्टिक ग्लूकोज, क्या बोलते हैं, लैक्टिक ग्लूकोज बोलते हैं। ये जो हमारा फ्रक्टोज जो होता है यह फलों से प्राप्त होता है, बात समझ में आया, ये फल से प्राप्त होता है और इसको हम लोग फल शर्करा या फ्रूट शर्करा भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रूट शर्करा, इसको क्या बोलते हैं, फ्रूट शर्करा कहते हैं, ठीक है, शर्करा कहते हैं, फ्रक्टोज को फ्रूट शर्करा कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक और पॉइंट लिखिएगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। माल्टोज का सूत्र क्या होता है, तो माल्टोज का जो सूत्र होता है, तो देखिए C12, ठीक है, C12 H22 और O11, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब देखिए जैसे कि मोनोसेकेराइड में इन सभी का सूत्र समान था, तो उसी प्रकार से माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज का भी सूत्र क्या होगा, समान होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लैक्टोज का C12 H22 और O11, इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग एक और पॉइंट को समझते हैं जो कि क्या है, अति महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत तो आप समझ गए, ठीक है, और इससे कि क्या 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 मतलब प्राप्त, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है उसको थोड़ा सा समझिए। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ये जंतु के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह जंतु के बाह्य कंकाल को निर्माण करता है। जंतु के बाह्य कंकाल को कौन निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से न्यूक्लिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये विटामिन सी का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट विटामिन सी का निर्माण करता है, विटामिन सी का निर्माण कार्बोहाइड्रेट करता है। यह जंतुओं के बाह्य कंकाल पे क्या होता है, का निर्माण करता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। उसके बाद से एक और मैं बताया हूं कि न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करता है कौन, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग एक पॉइंट और छूट गया है जिसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में कार्य तो आप समझ गए। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह किस अनुपात में मिलता है, तो ये जो CHO के अनुपात में मिलता है, ठीक है। तो इनका जो अनुपात होता है CHO का अनुपात होता है 1:2:1, ठीक है, 1, ठीक है। कभी कभी कार्बन नहीं भी रहेगा तो ये 2:1 के अनुपात में मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा ये CHO अनुपात में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। CHO का अनुपात क्या होता है,
1:2:1 के अनुपात में होता है। 1:2:1 के अनुपात में CHO प्राप्त होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। 1 ग्राम जो होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए ग्राम में कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक ग्राम ग्लूकोज के विखंडन के द्वारा जो होता है ऊर्जा कितनी रिलीव होती है, 38 ATP में प्राप्त होता है। आई होप आपको इसमें यहां से एग्जाम में प्रश्न आता है देखने को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।